बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 9 शेयर करनी है। 9 स्टोरीज़ बहुत अहम स्टोरीज़ हैं। एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस का चर्चा है और उसके बाद बात ख़त्म। ये इस पे बात करनी है। मुल्ज़िम ज़रा आगे आए और जवाब दे, इस पर बात करनी है। IMF वफ़द की ज़मान पार्क आमद, इस पे भी बात करनी है। इलेक्शन शायद 2024 में भी ना हो, ये किसने कहा है, इस पे भी बात करनी है। और नदीम अफजल चंद साहब ने बड़ा इंकशाफ किया है, इस पे भी बोलना है। और जावेद हाशमी साहब ने भी एक बड़ा इंकशाफ किया है, इस पे भी बात करनी है। एक बड़ा सहाफ़ी जो अपने आप को महान सहाफ़ी कहता है, वो किस तरीके से नस गया, इस पे भी बात करनी है। और किन किन पर फ़ौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलेगा, यानी किन किन का मुकदमा फ़ौजी अदालतों में नहीं चलेगा। ये वो तो आपको मालूम है ना कि किन किन का चल रहा है या चलेगा। किन किन का मुकदमा फ़ौजी अदालतों में नहीं चलेगा। और साथ इस पर भी बात करनी है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को जनरल फैज़ हमीद ने कैसे बचाया। ये बहुत ही अहम मौज़ूआत हैं, इन सब पे बात करनी है और बड़ी खुल के बात करनी है, तबसरे और तज़िये के साथ। लेकिन सबसे पहले कुछ मैंने आपसे कहा ना कि मशीनों वाला प्रोजेक्ट कोई 50% हो गया। 2 हमारे प्रोजेक्ट्स हैं भाई। एक प्रोजेक्ट है, हमने 15 जगहों पर पानी के वो पंप्स लगवाने हैं और मोटरें, जो लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, वो जोहड़ों का पानी पीते हैं। उन इलाकों में बाकायदा सारी डिटेल शेयर करूँगा आपके साथ, जिसमें वो जानवर भी पी रहे हैं, वहीं पर गधे, घोड़े, बाकी जानवर और इंसान भी उन्हीं जोहड़ों से पी रहे हैं। उन इलाकों में पानी के कुछ प्रोजेक्ट्स हमने। और दूसरा, हमसे को 2 दर्जन लोगों ने रब्ता किया, मैं नाम लिखे हुए हैं और बाकायदा आपके साथ इंशाअल्लाह तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। वो फालिज के मरीज़ हैं, उनको व्हील चेयर चाहिए। ये बड़ा एक इस तरह का लेजिटिमेट मुतालबा है, नहीं है उनकी हिम्मत व्हील चेयर ख़रीदने की, इस वजह से ये 2 तो ये नंबर सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है। बाकी आप रब्ता करेंगे तो आपको मैं सारी डिटेल भी बता दूंगा। 2 अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो आजकल बहुत बड़ा चर्चा है। अच्छा यार, एक बात मैं बड़ा क्लियर कर दूँ, मैं ख़ास तौर पे मैं अपना तो ये हल्फन कह सकता हूँ कि जब हम ये कहते हैं ना बात ख़त्म, फ़लाँ ये हो गया, चैप्टर क्लोज़ हो गया, ये मैं वल्ला कोई ख्वाहिश की बुनियाद पे नहीं कहता, और ना ही हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश है, और ना ही किसी से कोई बुग़्ज़ है, और ना ही किसी से कोई दुश्मनी है। लेकिन आपने देखा कि अदम एतमाद से लेकर उससे आनवर्ड जितना भी कहा, अदम एतमाद के वक्त हर वक्त खान साहब के वो क्लिप्स भी मौजूद हैं कि जब खान साहब कहा करते थे कि जी मैं तो दुआएं मांग रहा था, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की है कि अदम एतमाद ये ले आएँ किस तरह से। अब देखना, मैं एक बाल पर तीनों विकटें कैसे उड़ाता हूँ, एक ही बार। अच्छा, ये भी बड़ी अजीब व गरीब बात है। लोग जो, मैं तो खैर शौक़ की हद तक, देखने की हद तक क्रिकेट को देखता हूँ, ये भी बड़ा अजीब मामला है कि एक ही बाल पर 3 विकटें कैसे उड़ती हैं। खैर ये एक अलग मौजू है। तो खान साहब कहते हैं मैं एक ही बाल पर इन तीनों की, यानी नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की भी, मौलाना साहब की, जरदारी साहब की, इनकी तीनों की विकटें उड़ाऊंगा। और शेख रशीद यूँ मुक्का मारते थे शीदा टली, और वो कहते थे कि जी अदम एतमाद ये पूरे कर ही नहीं सकते नंबर, आप ये देखें मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 172 हो ही नहीं सकते, ये है वो है सारा कुछ। ठीक, मैंने आपको उस वक़्त भी कहा था कि गेम ख़त्म। मेरे आप थंबनेल देख लीजिए, गेम ओवर, खेल ख़त्म, ये कहा था या नहीं कहा था। ठीक, उसमें 2 4 6 रोज़, 2 4 6 हफ्ते आगे पीछे हो सकता है मामला। अब भी कह रहा हूँ कि खान साहब की गिरफ़्तारी भी नविश्ता दीवार है, नाअहली भी नविश्ता दीवार है, सब कुछ। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका चर्चा है, मैंने आपको एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया था, वो मलिक रियाज साहब की। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये आज़म खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का चर्चा है। ठीक, आज़म खान साहब इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, वो काफ़ी दिनों से लापता हैं।
22 ग्रेड के हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपको पता है कि एक तरह से मुल्क की ब्यूरोक्रेसी का हेड होता है। ठीक, अच्छा, आज़म ख़ान का अब सुन रहे हैं, बहुत ही पक्के ज़राए बता रहे हैं कि वो वादा माफ़ गवाह बनने वाला है और वादा माफ़ गवाह, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जल्द होने वाली है। और ये आज़म ख़ान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये रिकॉर्ड तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये वो आज़म ख़ान है कि जिसने शाह महमूद कुरैशी जैसे ताकतवर बंदे को भी किस तरीके से तंग किया, जिसने परवेज़ खटक साहब जैसे ताकतवर तरीन बंदे को किस तरीके से जलील करवाया, जिसने ख़ुद जहांगीर तरीन साहब जैसे, जिसने ये पार्टी बनवाई, जिसने ये पार्टी पर ख़र्चा किया, जिसके जहाज़ पे ये पार्टी उड़ा उड़ा के सारे, और ये हुकूमत भी बनी और पार्टी भी बनी, उस बंदे को किस तरीके से साइड लाइन किया। आज़म ख़ान इतना ताकतवर, आज़म ख़ान स्याह सफ़ेद का मालिक था। आज़म ख़ान इमरान ख़ान को हर पुट्ठा मशवरा और हर पुट्ठी पट्टी पढ़ाता था, और आज़म ख़ान यूँ समझ लें कि एक बेताज बादशाह था। वही आज़म ख़ान इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बहुत से ज़राए बता रहे हैं कि वादा मुआफ़ गवाह बनने जा रहा है, और इसी वजह से तो नैब में जो अभी आर्डनेंस के ज़रिए तब्दीली की गई नैब के लाज में, उसमें एक वादा मुआफ़ गवाह का भी जिक्र है कि वादा मुआफ़ गवाह से कोई कुछ पुछ-गछ नहीं होगी किसी किस्म की, वो जब उसको माफ़ी मिल जाएगी जब वो वादा मुआफ़ गवाह होगा। तो ठीक है ना। और अब आज़म ख़ान साहब और कह रहे हैं कि जो अब उसमें चाहे अलकादर ट्रस्ट हो, चाहे बहुत सारों के केसेस माफ़ करने वाली बात हो, चाहे कुछ के केसेस बनाने वाली बात हो, चाहे 3 अरब डॉलर वाली बात, चाहे कुछ भी हो, बहुत कुछ वो बंदा जानता है भाई। और एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लोग कह रहे हैं कि ये खान साहब की चूल्हे हिला के रख देगा। ठीक है ना। अब दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मलिक रियाज वाली भी वो भी उन्होंने जरदारी साहब को अप्रोच किया था। जरदारी साहब ने कहा भी एक ही बात है, आप वादा मुआफ़ गवाह उनके खिलाफ बन जाएं और बस ठीक है, अब आपकी जान छूट जाएगी जिस तरीके से भी है। अब देखते हैं कि ये आज़म ख़ान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कब आती है और ख़ान साहब की नाअहली और गिरफ़्तारी फिर कब होती है। मुलज़िम आगे आए और जवाब दे। कौन सा मुलज़िम? इमरान ख़ान। आज पेश हुए इमरान ख़ान लाहौर की अदालत में, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत। ये वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जिसमें जिनाह हाउस, बाकी कुछ मुकदमात ख़ान साहब पर लाहौर में, गुजरांवाला में, पिंडी में वो नामज़द किया गया उनको। उसमें वो बहुत सारे मुकदमात थे। अपने कोई बेल लेने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि जी मुलज़िम आगे आए, ज़रा जवाब दे। जब मुलज़िम साहब आगे आए तो उन्होंने कहा कि आप शामिल तफ्तीश क्यों नहीं हुए। बहुत ही जज साहब ने झिड़क के कहा कि आप क्यों नहीं हुए शामिल तफ्तीश। खान साहब ने कहा मैं शामिल तफ्तीश अभी हो जाता हूँ, मेरे पास मैं रोज़ाना किसी न किसी मुकदमे में पेश हो रहा हूँ, तो इस वजह से मेरे पास टाइम नहीं था। तो उन्होंने कहा जी आप मुझे अपने मुकदमात की लिस्ट दें जिन जिन में पेश हुए हैं और जिन में आगे आपने पेश होना है। फिर खैर बाद में ये हुआ कि जी उन्होंने कहा कि आप आज 4 बजे पेश हो जाएं। उन्होंने कहा जी 4 बजे मेरे पास एक वफ़द आ रहा है, वो IMF का वफ़द जाना था। ठीक है ना। तो बाद में हुआ कि आप 21 जुलाई तक उनकी बेल एक्सटेंड हो गई और बेल मिल गई इसमें, और 14 जुलाई को कहा है कि आप शामिल तफ्तीश हों। ख़ान साहब कहते हैं कि जी मेरे पास आ जाएँ ज़मान पार्क में। तो जज साहब ने कहा कि नहीं, आप पुलिस हेड ऑफिस जाएँ, वहाँ पर आप शामिल तफ्तीश हों। आप ज़रा नखरे तो देखें। और जनाब ये जिस IMF का ज़िक्र हुआ था, वो IMF का वफ़द आज ज़मान पार्क गया। वैसे तो कहा गया कि ये जो मुआहदा स्टाफ लेवल का मुआहदा तय पाया है, ये 12 तारीख़ को है गालिबन उनके बोर्ड की मीटिंग, और उस बोर्ड की मीटिंग में इस मुआहदे की एक मंजूरी होनी है। तो कहा जा रहा है कि अब बाकी भी जमातों के साथ वो IMF का वफ़द मिला। लेकिन यहाँ पर आपको पता है ना, इनका सोशल मीडिया ज़रा इस तरह का, हमाद अज़हर साहब ने ट्वीट किया और बड़ा उसको ग्लैमराइज करके कि जी वो ज़मान पार्क में वफ़द आ रहा है IMF का और ख़ान साहब का। फिर उसके बाद मुलाकात हुई, और मुलाकात के बाद जो है ना IMF के वफ़द के बाद
फिर वो खान साहब ने कहा कि जी हमने भी कहा है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है जी। तो पीटीआई ने भी, हालांकि आपको पता है कि इन्होंने ही तो सबूताज किया था, इन्होंने ही तो मुआहदे का सत्यानाश किया था, इन्होंने ही तो वो जो शौकत तरीन की और तैमूर झगड़ा की और मोहसिन लगारी की वो जो ऑडियोज़ आई थी, इसी तरीके से कि IMF को कहें कि इनको किस रिलीज़ ना करें, आप लिखें बाकायदा। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर देखें आप। ये तस्वीर है, पीछे आपको एक, यानी एक तरफ आप देख रहे हैं कि IMF की जो कंट्री हेड है पाकिस्तान में वो बैठी हैं, एक तरफ शाह महमूद कुरैशी, बाकी लोग इनके वीडियो लिंक्स पे थे। वो पीछे जिसकी तस्वीर ब्लर हुई है, ये इमरान खान साहब है। ये किसने ब्लर की है? ये ARY ने ब्लर की है। अब आपको समझ तो आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स कैसे होते हैं, आपको समझ तो आ गया होगा कि लोग आंखें उनकी माथे पे कैसे लगती हैं, तो चश्मी कैसे करते हैं। जब से ARY के बावर्ची को उठाया गया है और उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, माफ़ कीजिएगा, सिर्फ बावर्ची को नहीं बल्कि सबका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। किस तरीके से अब ये इमरान खान की पिक्चर ब्लर करके दिखा रहे हैं। इलेक्शन शायद 2024 में भी ना हो, ये किसने कहा? ये जनाब वन एंड द ओनली सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने कहा है। अब उन पे मायूसी छा गई है और वो कहते हैं लग यही रहा है बादियों नज़र में कि इलेक्शन 2024 में भी नहीं होंगे। अब उनको क्यों लग रहा है? बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में चल रही हैं। खैर, इस पे मैं बाद में बात करूँगा। नदीम अफजल चांद साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया है, ठीक। ये कैसे, ये इंकशाफ कैसे? असल में ये बड़ी दिलचस्प बात है। आपको याद है कुछ अरसा पहले लाहौर में, हर साल ना लाहौर में फैज़ अहमद फैज़ मेला होता है एक, ठीक है, तो फैज़ अहमद फैज़ की याद में, तो वहाँ पर वो जो इनकलाबी सुर्खिए, बड़े तराने, बड़े गाने और इस तरीके के वो गाते हैं और वो नज़म भी बाकायदा गाई जाती है। बहुत 1 सदी पुरानी तकरीबन नज़म है जो हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वगैरह, ठीक है, बड़े इनकलाबी नारे भी और सारा कुछ। एक 2-4 साल पहले एक लड़की, अरूज औरंगज़ेब गालिबन उनका नाम था, वो ये वाला तराना गाती हुई और साथ ही वो बड़ी मशहूर हुई थी। आपको भी याद होगा, मैं फिर से ज़रा सुना भी देता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ। ये आप देखिएगा, ये थोड़ा सा आप देख लें, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि नदीम अफजल चांद ने इंकशाफ क्या किया है। अच्छा, ये आपको मालूम है ये लड़की बड़ी मशहूर भी हुई थी, ये सोशल मीडिया पर भी, और ये मतलब काफ़ी इनके चर्चे हुए थे, बड़े इंटरव्यूज़ वगैरह इंटरनेशनल मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी। आज डॉक्टर शहबाज गिल जो ख़ुद नस गए हैं, वही जो उनको दमा था, और अक्सर ऐसे ट्वीट करते हैं ना, मैं उनसे पूछता रहता हूँ डॉक्टर साहब अब दमा कैसा है, अब सांस चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है ना। आजकल अब वो डॉक्टर शहबाज गिल कह रहे हैं कि आजकल, यानी इसी वीडियो को उन्होंने शेयर करके ना, टैग करके कहा कि आजकल इनकी सरफरोशी की तमन्ना और जोश शहादत लगता है फ्रीज़र में है। ये एक उन्होंने टांट किया, एक तंज किया। अब नदीम अफजल चांद साहब ने बड़ा इंकशाफ किया है। वो चूँकि आपको पता है नदीम अफजल चांद आप आजकल तो दोबारा अपनी पेरेंट पार्टी पीपल्स पार्टी में आ गए हैं। वो PTI में थे और इमरान खान के मुआविन खसूसी भी रहे, ठीक है, नदीम अफजल चांद साहब। उन्होंने लिखा शहबाज गिल के इस ट्वीट के जवाब में, उन्होंने कहा कि मैंने फैज़ अमन मेला पर इसी जोश व जज्बे को ट्वीट किया था, तो खान साहब ने मुझे SMS किया और किसी इदारे का नाम लेकर डिलीट करवा दिया था। अपोजिशन में ये तराना क्यों याद आता है? अब आपको समझ आ गई। उन्होंने कहा कि मैंने भी ये ट्वीट किया था फैज़ अमन मेला पर, इसी किस्म का जोश व जज्बा। खान साहब ने मुझे मैसेज किया कि इसको डिलीट करवाएं,
फ़लाँ इदारा नाराज़ हो रहा है। अब आपको समझ आ गया होगा जो खान साहब आज बहुत, यानी यूँ समझ लें कि वो इनकलाबी बनते हैं। उन्होंने अपना, अच्छा नदीम अफजल चंद साहब ने भी उस वक़्त नहीं बताया, आज भी उन्होंने ये नहीं बताया कि इस इदारे का कहा, क्योंकि उनको खदशा था हो सकता है ऐसा ना हो मैं इदारे का नाम लूँ तो कहीं जरदारी साहब नाराज़ हो जाएं। ठीक है, ये होता है। जावेद हाशमी साहब ने बहुत ज़बरदस्त, मेरा ख्याल है जावेद हाशमी साहब ने ये ट्वीट किया है ना, मुझे लग रहा है कि ये उसी तनाजुर में किया होगा कि शायद ये जो ज़मान पार्क में गया IMF का वफद, तो पता नहीं खान साहब ने क्या शर्त रख दी, ये खान साहब ने अब भी कई पुट्ठे सीधे मारे होंगे उनके सामने। तो जावेद हाशमी साहब ने बहुत बड़ा एक इंकशाफ किया है और उन्होंने बाकायदा वो लगाया है उसकी पिक्चर भी। वो कहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत के दौरान, परवेज़ मुशर्रफ की जब आमरीत थी तो ये जावेद हाशमी साहब उस वक़्त जेल में रहे, बड़े लंबे अरसे तक जेल में रहे। आपको मालूम है 2-2.5 साल ये जेल में रहे थे और उसी दौरान उन्होंने अपनी वो किताब कंप्लीट की, हाँ मैं बागी हूँ। ठीक है ना, समझ आ गई ना, मैं बागी हूँ। वो जो किताब थी वो भी जावेद हाशमी साहब ने, मखदूम जावेद हाशमी ने, और इनको तोड़ कोई नहीं सका था। तो बहरहाल बात तोड़ने से मुझे याद आ गई कि अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज़म खान वाली हो जाती है तो फिर लोगों को सलाम करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए अहद चीमा साहब को और फवाद हसन फवाद को। उनको नहीं कोई तोड़ सकते, ये गैर सियासी लोग थे ना, ये तो ब्यूरोक्रेसी के बंदे थे। ये जेल के अंदर रिटायर हो गए बेचारे। अहद चीमा की सर्विस रहती थी उनको, तो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। फवाद हसन फवाद कहते हैं मुझसे दस्तखत करवाने के लिए कागज़ लिया कि इस पर साइन करें, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ करना था और आपकी जान खलासी, बस आप जाएं। मैंने कहा जी मैं ये नहीं कर सकता। उन्होंने कहा अगर ये नहीं कर सकते तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, भुगतने होंगे। मैंने कहा मैं भुगतूँगा। वो भुगते। कहते हैं और तो और एक मरतबा एक रात को जेल में मेरे सेल को आग लगा दी गई। आग के शोले इतने बुलंद हुए, बाद में किस तरीके से मुझे बचाया किसी ने। वो कहते हैं कि जनाब कि ये ताला लगा हुआ था सेल को और आग लग गई और अनकरीब था कि मैं जल के मर जाऊं, लेकिन किसी तरीके से अल्लाह ने बचा लिया या किसी ने ताला खोल दिया होगा। तो कहते हैं कि ये इस हद तक भी मुझे डराया गया, लेकिन मैं डटा रहा। तो फिर तो ठीक है, फिर आप ये देखेंगे किसी को दमा लग जाता है, किसी की दौड़ें लग जाती हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मान जाता है। तो ये वो इनकलाबी हैं जो रियासत मदीना बना रहे थे। परवेज़ मुशर्रफ, ये जावेद हाशमी साहब कह रहे हैं कि परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत के दौरान यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान की मुअत्तल शुदा इमदाद की बहाली मेरी रिहाई से मशरूत कर दी थी। यही शर्त दौलत मुश्तरका ने भी पाकिस्तान की रुकनीत की बहाली के लिए आयद की थी। इस पर मैंने बयान दिया था कि पाकिस्तान की इमदाद, जिसमें तालिब इल्मों के वज़ाइफ भी शामिल थे, को मेरी रिहाई से मशरूत ना किया जाए। मुझे ऐसी रिहाई नहीं चाहिए जो कि रियासत पाकिस्तान की कीमत पर हो। अब वो कहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ ने मुझे पकड़ा तो यूरोपीय यूनियन ने कहा कि कुछ और भी शराइत लगाई थी। उन्होंने साथ ये टैग किया है कि जावेद हाशमी को छोड़ोगे तो तुम्हारी इमदाद बहाल होगी। इसी तरीके से दौलत मुश्तरका ने कहा कि पाकिस्तान की रुकनीत तब बहाल करेंगे जब जावेद हाशमी को रिहा करोगे। तो उस वक़्त हाशमी साहब कहते हैं मैंने बयान दिया था कि भाई मेरी रिहाई से मशरूत ना करें इस इमदाद को, क्योंकि इस इमदाद में गरीबों का भी हिस्सा है, इस इमदाद में तालिब इल्मों का भी हिस्सा है। ये वो लोग थे जो सही मानों में इनकलाबी लोग थे, जो जमहूरी लोग थे। ये आजकल तो इनको तो दमा खा जाता है दूसरे दिन, इनकी तो सांसें बंद हो जाती, इनको तो ऑक्सीजन के मास्क लग जाते हैं। एक मैं आपको बताता हूँ, ये जब वो बाहर जाते हैं ना, उधर उनकी बकवासियात शुरू हो जाती हैं। ये एक सहाफ़ी हैं, आपको भी पता होगा, यूथिया सहाफ़ी हैं, शाहीन सहबाई। पहले अच्छे खासे जनाब दी न्यूज़ से, बाकी बहुत सारे मतलब उनसे वो रिलेटेड थे। इन्होंने जब से वो इस्तीफ़ा दिया, फिर ये चमचा बना जनरल फैज़ का, बाकी उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट का। अब ये बाहर नस के रोज़ाना ही बकवासियात कर रहा होता है। आज इन्होंने एक ट्वीट किया सुबह 9:48 पे, और इन्होंने अपने शाहीन साहबान ने ट्वीट में लिखा
कि समझने वालों के लिए। आज दोस्त डॉक्टर मुईद पीरज़ादा के साथ इंटरव्यू में कई बातें हुई, मगर एक बात ज़रा गहरी थी। कहता है कि मैंने डॉक्टर मुईद पीरज़ादा के चैनल पे बहुत सारी बातें की, लेकिन एक बात बड़ी गहरी थी। उन्होंने पूछा जबर का दौर कब तक चलता है। मैंने यानी मुईद पीरज़ादा ने शाहीन सहबाई से पूछा कि जबर का दौर कब तक चलता है। मैंने कहा एक छोटा सा हादसा तारीख़ का रुख मोड़ देता है। मिसाल, मैं 1968 में पेशावर के उस जलसे में मौजूद था। यह अपना कह रहा है शाहीन सहबाई, जब कोई 20 फुट दूर एक लड़का हाशिम उठा और अयूब खान पर गोली चला दी और फील्ड मार्शल मेज़ के नीचे छुप गए। गोली लगी तो नहीं, मगर उस दिन उनके जबर का महल धड़ाम से गिर गया। ठीक है, ये कहता है कि जबर का उस वक़्त रुक जाता है कि जब उसने वो गोली चलाई। अब मैंने क्या लिखा DGI SPR को टैग करके, मैंने लिखा कि शाहीन सहबाई आर्मी चीफ पर गोली चलाने पर उकसा रहा है। क्या ये मैंने गलत लिखा? इसकी ट्वीट नोट करें, इसे इंटरपोल के ज़रिए गिरफ़्तार करवाएं। ये तशद्दुद पर उकसाने की बेहतरीन मिसाल है। उसके चंद मिनट बाद ये यूथिया सहाफ़ी मुझे ब्लॉक करके भाग गया। मैं वो भी बता देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने इसे कहा है कि ये यूथिया जो सहाफ़ी है, ये बेशरम बुढ़ा, ये लानती, ये इस तरीके, मैंने कुछ गलत नहीं लिखा। मैंने कहा कि ये मिसाल दे रहा है कि ये जबर तब ख़त्म होता है। देखा जब अयूब खान पे किसी ने गोली चलाई थी, तो गोली उनको लगी तो नहीं थी, लेकिन उसके बाद जबर ख़त्म हो गया था। तो ये सीधा सीधा इंस्टिगेट कर रहा है कि खुदा न खास्ता बता रहा है, किसी को इंस्टिगेट कर रहा है कि आप भी इस तरह से गोली चलाओ। और ये आप इनके ट्वीट मौजूद हैं, आप पढ़ें, और मेरा भी मौजूद है। अगर इसमें को मैंने गलत बात कर दी है तो फिर उसमें। अब उसके बाद मैं जनाब आपको वो वीडियो दिखाने लगा हूँ कि जिसमें ये जो है ना अपना जो शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को जनरल फैज़ हमीद ने बचाया। एक उस वक़्त रेफरेंस से जब वो पंजाब हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, उस वक़्त भी उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस आया था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में। मुझे एक दोस्त ने कहा कि आपके वो हैं तो नकवी साहब, आप नाराज़ ना हों, लेकिन आप लाहौर पंजाब में, पूरे पंजाब में किसी से पूछ लें कि ये अभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं, जब वो वहाँ लाहौर में थे तो ये कितने करप्ट जज थे, ये कितने इनके कैसी कैसी कहानियाँ हैं। मैंने कहा जी मैं नाराज़ नहीं होता ऐसी बातों में, मैं तो ख़ुद इसी तरह से तनकीद करता हूँ कि जो इस तरह का इल्ज़ाम या मुबैना तौर पे जो भी आता है सामने, ये वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी मामूली बंदा नहीं है। ये अगर आज होता तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ़ जस्टिस या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज होता। ये आप देख लें नदीम मलिक साहब के पास जाके उन्होंने कैसा इंकशाफ किया और ये क्या कह रहे हैं कि इनको किसने बचाया था, जनरल फैज़ ने इनको किस तरह से बचाया, वो रेफरेंस किया था, ये भी आप देख लें। रेफरेंस एक आया था इनके खिलाफ भी मज़ाहिर अली अकबर नकवी जुडिशल काउंसिल, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास था, और इट वाज हेडेड बाय मियां साकिब निसार। सेकंड सीनियर जज थे उसमें अपना आसिफ सईद खोसा साहब, और तीसरे जज थे उसमें गुलजार साहब। तो वो एक जजमेंट दी थी आसिफ सईद खोसा साहब ने कि इन्होंने एक बेल ली कि फैक्ट्स वही रहे, पार्टी वही रही, सिर्फ वकील चेंज हुए और उसमें कुछ करप्शन के एलिगेशंस लगाए गए थे। केस कौन सा था वो? ये लाहौर की कोई बेल का था, वो रिपोर्टेड जजमेंट था। तो इसमें जनरल साहब कैसे आ गए? मैं उसकी बुनियाद पे उनके खिलाफ रेफरेंस बना, वो रेफरेंस फेस कर रहे थे। तो जनरल फैज हमीद साहब ने साकिब निसार साहब को अप्रोच करके कहा जी हमारे बंदे को तो आप फारिग करें। तो उन्होंने वो यानी कि हमारे से मुराद मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब। तो उन्होंने कहा कि जी हमें तो बाकियों को तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ आसिफ सईद खोसा साहब से। तो ये वे आउट है कि आप इनको रिक्यूज करवा लें।
रिजल्टेंटली उनको रिक्यूज करवाया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के साहब ने रिक्यूज किया। और आपके ख्याल में फिर उनको जनरल फैज ने उनको कहा अगर उन्होंने रिक्यूज कर लिया, मान भी लिया उन्होंने? यस, ये रिकॉर्ड की बात है ये, क्योंकि हम उस वक्त खुद भुगत रहे थे। मैंने और जस्टिस फर्रुख इरफान साहब लाहौर हाई कोर्ट के हम दोनों ने भी आसिफ सईद खोसा साहब के ऊपर ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं नहीं, आपके ऑब्जेक्शन पे मैंने। अब आप अंदाज़ा कीजिए किस तरीके से जनरल फैज़ किस तरह से अपने लोगों को बचाता रहा, किस तरीके से ये मुकदमात वापस जाते रहे, किस तरह से जनाब अब पता नहीं और कितने जजेस को बचाया, और ये आपके निज़ाम इंसाफ के साथ ये तमाशा होता रहा। आज तक भी वो तमाशा जारी है। अल्लाह करे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के आने के बाद ऐसे तमाशे ख़त्म हो जाएं। अब एक आखिरी बात जो मैंने आपको कही थी कि किन लोगों के मुकदमात फ़ौजी अदालतों में नहीं चलेंगे। भाई ये मुकदमात अब फ़ैसला किया गया है, हुकूमत पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि जो 18 साल से कम उम्र के लोग हैं और जो ख़वातीन हैं इनके मुकदमात फ़ौजी अदालतों में नहीं चलेंगे, बाकी तमाम के मुकदमात फ़ौजी अदालत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके मुकदमात फ़ौजी अदालतों में नहीं चलेंगे कि ये को बरी होने जा रहे हैं, नहीं। इनके मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत यानी जो टेररिज़म की अलग से अदालतें हैं, एंटी टेररिज़म की, उनमें चलेंगे। ये इनके मुकदमात इस तरीके से, इनको वकील भी मुयस्सर होगा, उनको भी वकील मुयस्सर होगा। हफ्ते में एक मरतबा इनकी मुलाकात भी कराई जाएगी अपने घर वालों से, और ये वो सारी सूरत हाल ये आपके सामने। मैंने आपसे कहा ना, कल मैंने आपको फ़्रांस की एक वीडियो दिखाई थी, किस बुरी तरह से पुलिस वाले ख़वातीन को मार रहे थे। भाई हर जगह दुनिया में एक ऐसा सेटल्ड प्रिंसिपल है, एक ऐसा रूल है कि अगर आप कानून को हाथ में लेंगे, अगर आप तोड़ फोड़ वाला एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज को इंतशार में बदलेंगे, आपके साथ यही सलूक होगा। चाहे आप मर्द हैं, चाहे आप खातून हैं, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे कोई हैं, माफ़ कीजिएगा, रियासत से ऊपर कुछ नहीं है। बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। अभी ये चंद रोज़ पहले की बात है, मोदी साहब गए वाइट हाउस, वहाँ पे एक ख़ातून है, गालिबन सबरीना सिद्दीकी उनका नाम है, और वो वॉल स्ट्रीट जर्नल से रिलेटेड हैं गालिबन, अगर मैं भूल नहीं रहा तो। उन्होंने मोदी साहब से एक क्वेश्चन कर लिया और उन्होंने कहा कि जी जो अक़लियतों के, मजहबी अक़लियतों के, मुसलमानों के, सिखों के, बाकियों के ख़िलाफ़ जो इंडिया में हो रहा है, आपकी हुकूमत उसके बारे में क्या कर रही है। बस ये सवाल करना था। आगे आए बाएं शाएं मोदी ने बहुत कुछ किया, ठीक है, ये सवाल करना था। उसके बाद आज तक उसकी ज़िंदगी हराम कर दी है। इतनी ट्रोलिंग की गई, इस तरीके से उनकी सोशल मीडिया ऑनलाइन हरासमेंट की गई कि बाकायदा वाइट हाउस को इसकी मजम्मत जारी करनी पड़ी। तो जमहूरियत और अखलाकियात सिर्फ पाकिस्तान को न सिखाएं, यहाँ पर ओवरऑल इसी तरीके की सूरत हाल है। अलबत्ता कुछ पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन ऐसे हैं कि यहाँ पे बात उछल जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।